हेलो एंड वेलकम टू रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइसोमेरिज्म क्या है? तो आइसोमेरिज्म का मतलब है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कि आपके पास सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कहना उतना अब सही नहीं है। ये क्लास 10th तक ये बातें सफिशिएंट थी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट। तो इसलिए हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर के अलावा भी और चीज़ें हैं। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, या फिर आप बोल सकते हैं कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स, या आप बोल सकते हैं ओरिएंटेशन, कि ओरिएंटेशन कैसी होगी। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है आपके पास, यानी कि जो लोग प्रेजेंट होंगे, जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स है या मेटल है, वो सब सेम है, बट उनके स्ट्रक्चर अलग हो सकते हैं, उनके कनेक्शन अलग हो सकते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन अलग हो सकता है। स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन रिप्रेजेंटेशन अलग हो तो वो भी आइसोमर है। ठीक है, तो इसलिए आइसोमेरिज्म का ये एक तरीका, ये समझ में आया आपके? क्लियर है? तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल, कनेक्टिविटी, ओरिएंटेशन, ये बातें धीरे धीरे हम लोग समझेंगे, क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं आइसोमेरिज्म को, राइट? तो अब हम बात करते हैं आगे। तो आइसोमेरिज्म जो है हमारी, वो हम पढ़ते हैं टू टाइप्स की। एक होती है हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक आइसोमेरिज्म होती है हमारी बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरी आइसोमेरिज्म होती है हमारी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक है आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी होती है आपकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के आपको नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो चेंजेस आने वाले हैं वो स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग आने वाले हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो चेंजेस आएंगे वो रिप्रेजेंटेशन में आएंगे। स्ट्रक्चर सेम होगा बट रिप्रेजेंटेशन क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो चलिए देखते हैं इसको आगे। तो हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। अगर लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं हुआ तो इसी में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहली आइसोमेरिज्म आती है हमारी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अगर मैं कहीं पे आपको स्लो लगूं तो आप वीडियो की स्पीड थोड़ी बढ़ा सकते हैं। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म दूसरी हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं सारी आइसोमेरिज्म लिख के बता देता हूँ आपको, ताकि आपको याद हो जाए कि कितने टाइप की आइसोमेरिज्म हम पढ़ेंगे। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म, एक आपकी होती है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म, और फोर्थ आपके पास होती है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, और उसके बाद फिफ्थ आपके पास आती है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो गई। लिगेंड आइसोमेरिज्म हम एक पढ़ सकते हैं, लिगेंड आइसोमेरिज्म, राइट? तो इतने टाइप्स की कॉमन आइसोमेरिज्म हमें देखने को मिलती है। अब आइसोमेरिज्म होने को और भी होती है, तो फिलहाल इतनी आइसोमेरिज्म हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से 2-3 आइसोमेरिज्म ही काम की होती हैं, बाकी तो बस कहने के लिए है आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेशन, वाटर समझ में आ रहा होगा हाइड्रेशन का मतलब। लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज में डिफरेंस आएगा। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन स्फीयर चेंज होते हैं। लिगेंड आइसोमेरिज्म, तो देखते हैं 1 by 1 एग्जांपल्स हम, कि यहाँ पर कौन कौन सी आइसोमेरिज्म कैसे हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्या मतलब होता है? तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारे पास होती है डिफरेंट एटम टू एटम अरेंजमेंट,
कि स्ट्रक्चर में कैसे डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी क्या होंगी आपकी, अलग अलग होंगी। यानी कि आपके पास पहले मेटल के साथ कोई और एटम जुड़ा है, अब कोई और एटम जुड़ा हुआ है, तो वो क्या कहलाती हैं आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाती है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो डिफरेंट एटम टू एटम बॉन्डिंग या फिर कनेक्शंस। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर भी थोड़ा शॉर्ट में, डिफरेंट एटम टू एटम बॉन्डिंग, डिफरेंट एटम टू एटम बॉन्डिंग। सबसे पहली आइसोमेरिज्म इसमें डिस्कस कर लेते हैं, जो है आपकी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, जो भी आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा उसमें आयंस में आप लोग चेंज करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से हम बात करना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है CONH3 का होल 5। एक एग्जांपल ले लेते हैं, CONH3 का होल 5 Br, और बाहर से है हमारे पास SO4, राइट। इसी का एक और आइसोमर बन सकता है CONH3 का होल 5, अगर हम SO4 को बच्चों अंदर लिख दें और ब्रोमीन को बाहर लिखें, तो ये कहलाती है आपकी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सिंपल, बहुत सिंपल। आपने क्या करा, आयंस को एक्सचेंज कर दिया, क्योंकि जब आप इसे सॉल्वेंट में डालोगे, वाटर में आप इसे डिसॉल्व करोगे, तो आपके पास जो है आयंस इस बार अलग अलग बनेंगे। एक बनेगा CONH3 का होल 5 Br, SO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग जानते हैं, SO4 2 नेगेटिव होता है, तो ये कितना चार्ज डेवलप करेगा इस पर, 2 पॉजिटिव, और खुद बन जाएगा SO4 2 नेगेटिव। यहाँ पे देखें आप, इसे वाटर में डिसॉल्व करें, इसके आयंस अलग आएंगे। इसके आयंस आपके पास आएंगे CONH3 का होल 5 SO4, और आपके पास यहाँ पे आएगा पॉजिटिव और बाहर हो जाएगा Br नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आयंस डिफरेंट डिफरेंट आए हैं, तो जिस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, आगे जाके चेंज होंगी। तो इन्हें हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक पार्ट, जहाँ पे आप देख रहे हो कि मेटल के साथ ब्रोमीन कनेक्टेड था, अब मेटल के साथ यहाँ पे कौन कनेक्ट है, SO4 यानी कि सल्फेट कनेक्ट है। तो इस तरह की आइसोमेरिज्म को हम आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो पहले हम कोर कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट के थ्रू इन्हें समझते हुए चलेंगे, फिर लास्ट में मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, नीट और JEE वगैरह के कुछ हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, तो उनको हम देख लेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और शॉर्ट ट्रिक्स क्या होंगी इन्हें निकालने की। तो पहले एक बार समझ लेते हैं, फिर हम ट्रिक्स पे भी जाएंगे। तो ये हमारे पास आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल। तो सिंपल है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या करना है, अंदर एक आयंस दिखाई देगा, एक नेगेटिव आयन अंदर दिखाई देगा, एक बाहर, उन दोनों को एक्सचेंज कर दो तो वो बनेंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब सेकंड हम लिखते हैं हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। हाइड्रेशन से आपको समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल होना ज़रूरी है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एक COH2 का होल 6 Cl3, COH2 का होल 6 Cl3। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कितने आइसोमर इसके बन सकते हैं। तो COH2 का होल 6 Cl3, ऐसा हो सकता है कि इसका एक आइसोमर लिखा जाए COH2 का होल 5, एक Cl अंदर ले आओ, एक H2O को बाहर कर दो, तो एक H2O आपने बाहर कर दिया है। बाहर कितने Cl बचे हैं, पहले हम Cl लिख लेते हैं और फिर लिख लेते हैं H2O। एक आइसोमर ये बन गया, राइट। एक आइसोमर ये बन सकता है कि सर हम H2O के 2 मॉलिक्यूल्स बाहर ले जाते हैं, तो ये 4 बचेंगे और अंदर कितने Cl ले आएंगे हम, 2। तो 2 H2O बाहर चले गए, तो आपके पास 3 Cl में से 2 Cl अंदर आ गए, 1 Cl बचा है और बाहर आ गया 2 H2O। क्लियर है। तो इस तरीके से जब आप वाटर के साथ किसी लिगेंड को एक्सचेंज करते हो तो कौन सी आइसोमेरिज्म मिलती है, राइट, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म मिलती है। तो यहाँ पे जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो कितने Cl नेगेटिव फ्री हैं, 3 Cl नेगेटिव। तो अगर इसमें हम AgNO3 डाल दें एक्सेस में, तो यहाँ पर जो PPT बनेगा बच्चों, वो बनेगा
3 मोल्स ऑफ AgCl, ये डिस्टिंग्विश करने का काम आएगा। यहाँ पे हम अगर AgNO3 डालेंगे एक्सेस में तो Ag पॉजिटिव आयंस कितने Cl नेगेटिव आयन से रिएक्ट कर सकता है, 2 से, तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ AgCl मिलेगा। और यहाँ पे सिर्फ कितने Cl फ्री हैं, 1, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 1 मोल ऑफ AgCl। तो प्रॉपर्टीज़ को तो बस आपने एक बार देख लेना है, जो मैं बता रहा हूँ, याद आपको नहीं करना है कि क्या क्या चेंजेस आते हैं, सर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, क्या आयंस बनेंगे, बस आपको पहचानना सीखना है। आपके एग्जाम में सवाल आ रहे हैं कि एक एग्जांपल दिया होगा, बताइए कि कितने टाइप्स का आइसोमर है। अब जब आपको पता होगा कि स्ट्रक्चरल भी चेक करना है, ऑप्टिकल भी चेक करना है, तभी आप आंसर कर पाएंगे। तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो ऐसे चुटकियों में नज़र आ जाती है, ओरल आप कर लेते हैं चेक, तो मेन आपको ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल ही चेक करने होते हैं। तो ये थी आपकी हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। अब हम आते हैं थर्ड, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो नेक्स्ट है हमारे पास लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एम्बिडेंट लिगेंड्स क्या होते हैं। तो बच्चों आप लोग जानते हैं क्या एम्बिडेंट लिगेंड्स क्या होते हैं? तो ऐसे लिगेंड्स जिनके पास डिफरेंट डोनर साइट्स होती हैं, ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड्स जिनके पास एक से ज़्यादा डिफरेंट डोनर साइट्स होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड्स, यानी कि वो अलग अलग कंपाउंड बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझ में आएगा, CONH3 का होल 5 SCN थायोसाइनेट, और यहाँ पे बाहर से एक ले लेते हैं हम क्लोरीन, तो हमारे पास Cl2 है, 2 Cl2 है, और इसी का मैं एक आइसोमर बना रहा हूँ, CONH3 का होल 5 NCS, और बाहर से हमारे पास है Cl2, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, हमारे पास पहले यहाँ पे सल्फर से, ये सल्फर से कनेक्ट है, ये मेटल जो होगा सल्फर से बॉन्डिंग कर रहा होगा, SCN लिखा है, यहाँ पे NCS लिखा है, यानी कि किससे कोऑर्डिनेट हो रहा है, इस बार नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट हो रहा है। तो यहाँ पे कोबाल्ट की बॉन्डिंग SCN से हुई है, सल्फर से हुई है, और यहाँ पे हुई है NCS आइसोथायोसाइनेट। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी सल्फर के साथ है, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ, और कुछ भी चेंज हमने नहीं किया है, राइट। तो ऐसे आइसोमेरिज्म क्या कहलाती है, आपकी लिंकेज आइसोमेरिज्म, जहाँ पर लिंकिंग चेंज हो जाती है एक ही लिगेंड की। ऐसा ही आपका CN के साथ हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल में CN होता, आप बोलते सर एक जगह NC हो सकता है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, राइट। एक आपका हो सकता था NO2 की नाइट्रोजन से बॉन्डिंग हो रही हो, और दूसरा यहाँ पे हो सकता था NO2 को आप लिख सकते थे ONO, ऑक्सीजन से बॉन्डिंग हो रही है। तो दीज आर दी एम्बिडेंट लिगेंड्स। तो बस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इजी कितना है, देखो आपको बस एम्बिडेंट लिगेंड पता होने चाहिए। 3 to 4 लिगेंड्स हैं एम्बिडेंट वाले जो आपको पहचानने होते हैं, 3 मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है, एक आप ढूंढ लेना कि कौन सा बचा। तो NO2 हो गया, CN हो गया, SCN हो गया, तो ये एम्बिडेंट लिगेंड है। तो जैसे आपको एग्जाम्पल में पहचाने दिखाई दे तो आप बता दोगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। बना के थोड़ी देखने हैं आपको, बताने नहीं है बनाकर, बस आपको बताना है कि इसके अंदर कौन सी आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है, कितने आइसोमर बन रहे हैं, इस तरीके से आंसर आपको करने होते हैं, राइट। तो ये हुई आपकी लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब आप लोगों का काम एक ये है कि क्या ये दोनों एग्जाम्पल्स आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी दिखा सकते हैं या नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या ये एग्जाम्पल्स जो हमने लिखे हैं वो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी शो कर सकते हैं, येस और नो। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम चलते हैं। तो हमारे पास ये था लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब हम लिंकेज आइसोमेरिज्म के बाद बात करते हैं बच्चा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की। ऑलमोस्ट खत्म हो गया आइसोमेरिज्म, 2 आइसोमेरिज्म और पढ़नी है बस हमें। तो अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ये तो इतनी आसान है ना पहचानने में। देखो मैं इसका एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ तुम्हें। एग्जांपल है CO, फिर लास्ट में सारी आइसोमेरिज्म को सम अप करके देखेंगे। CONH3 का होल 6 और दूसरा हम ले लेते हैं CrCN का होल 6। ये देखो, अब क्या तुम्हारे पास अगर पेपर में
दो आइसोमर बिल्कुल साथ में लिखे हो, एंड वगैरह कुछ नहीं लगा हो, साथ में लिखे हो और आपसे पूछे कि ये किस तरीके की आइसोमरिज्म शो करते हैं, तो अगर आपको दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिखाई देते हैं तो इसका मतलब पहला कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है और दूसरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, नेगेटिव है। तो नॉर्मली तो आपके पास कैटायन एक कॉम्प्लेक्स होता है, एक काउंटर आयन कोई और होता है, लेकिन इस बार दोनों ही क्या है आपके कॉम्प्लेक्स हैं। तो यहाँ पे क्या करना होता है इसके आइसोमेरिज्म बनाने के लिए, लिगेंड्स को एक्सचेंज करना होता है। तो CO के साथ आप लगा दो CN⁻6, ठीक है, CO को आप कर सकते हैं CN⁻6, एक सेकेंड, कोऑर्डिनेशन स्फीयर चेंज करना है, तो ये है तुम्हारा मेटल को चेंज करना है, ठीक है, CrNH3⁻6 और दूसरा आपका बनेगा COCN⁻6। ये भी ध्यान रखना, ठीक है, माइनर सी मिस्टेक अभी हो जाती, क्योंकि फिर कैटायंस और एनायंस के कॉम्प्लेक्स अलग अलग बनेंगे अगर आप उल्टा लिख दोगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो अगर दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको दिख रहे होंगे तो एज सिंपल आप बोलोगे सर कौन सी आइसोमेरिज्म है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म वहाँ पर प्रेजेंट है, राइट। अब लास्ट आइसोमेरिज्म में हम आते हैं जो है लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड आइसोमेरिज्म में क्या होता है, लिगेंड आइसोमेरिज्म में हम बोलते हैं कि अगर हमारे पास ऐसे लिगेंड्स प्रेजेंट हो बच्चों, ऐसे लिगेंड्स प्रेजेंट हो जो खुद ही आइसोमर बना सकते हो, मतलब उस लिगेंड्स को लिखने के दो तरीके पहले से ही हो, जैसे एम्बिडेंट लिगेंड में हम लोगों ने देखा। तो लास्ट आइसोमेरिज्म है लिगेंड आइसोमेरिज्म। जैसे मान लीजिए आपके पास है NH2, उसकी ऑर्थो पोजीशन पे लगा है CH3, तो ये हो गया ऑर्थोटोल्विडीन, कॉमन नेम होते हैं इसके ऑर्थोटोलिडीन, यानी कि ऑर्थो पोजीशन पे एक मिथाइल लगा है। इसी का एक आइसोमर मैंने बना दिया जहाँ पे NH2 तो आपका अपना फिक्स है और मेटा पोजीशन पे क्या लगा है CH3, तो ये एक अलग लिगेंड हो गया। और यहाँ पे हमारे पास है और एक पैरा पोजीशन पे क्या लगा है CH3। तो ऑर्थोटोलिडीन, मेटाटोलिडीन और पैराटोलिडीन, तो यहाँ पर डोनर तो सब जगह नाइट्रोजन ही है, लिगेंड्स को लिगेंड तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, ठीक है। अब ये तीनों ही क्या है अपनी अपनी प्रॉपर्टी अलग अलग रखते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, ऑर्थो मेटा पैरा में काफ़ी फर्क होता है। तो ये कैसी आइसोमेरिज्म दिखाएंगे, लिगेंड आइसोमेरिज्म, यानी कि अगर ये किसी से जुड़ा है तो वो अलग प्रॉपर्टी दिखाएगा, ये जुड़ा है तो अलग प्रॉपर्टी दिखाएगा, ये जुड़ा है तो अलग। कंफ्यूज ना हो कि सर सब जगह नाइट्रोजन तो जुड़ा है, नीचे भी तो देखो ना। तो ये क्या कहलाते हैं आपके लिगेंड आइसोमेरिज्म के अंदर आते हैं। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये थी हमने हमारी कुछ टाइप्स के आइसोमेरिज्म। तो इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। तो उसको हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर करेंगे, ठीक है, ताकि ये आपका एक डिफरेंट है जो एक एकदम इजी पोर्शन है, वहाँ से हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे जिसमें हम टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल केसेस में दोनों में देखेंगे। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करे बिना ना जाएँ, और अगर चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।